हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे साइको पास का एपिसोड 8। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पूरे स्कूल में सिक्योरिटी ड्रोन्स घूम रहे होते हैं और वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ही हाई हो चुकी होती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रिकाको पेंटिंग कर रही होती है और माकाशिमा वहाँ की खिड़की से ड्रोन्स को देख रहा होता है। और रिकाको बोलती है यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट हो चुकी है। और ये सुनकर माकाशिमा बोलता है 2 स्टूडेंट्स एक के बाद एक मारे गए और मारे जाने का तरीका सेम ही था, तो ये तो जाहिर है कि स्कूल को कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही था, नहीं तो उनके पेरेंट्स और डोनर्स हंगामा खड़ा कर देते। उसके ऊपर प्राइम सस्पेक्ट टोउमा कोउजाबुरो है जो इस स्कूल का टीचर था। और ये सुनकर रिकाको बोलती है तो कुछ समय के लिए मेरे हाथ बंधे हुए हैं। और माकाशिमा उससे पूछता है तुम अपने सब्जेक्ट के लिए यहाँ की स्टूडेंट्स को ही क्यों चुनती हो, जिस पर रिकाको बोलती है क्योंकि ये गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल है। और वो माकाशिमा से पूछती है आपका ओसो एकेडमी के करिकुलम के बारे में क्या ख्याल है मिस्टर माकाशिमा, जिस पर माकाशिमा बोलता है ये पुराने ख्यालों पर बेस्ड है, मगर फिर भी कुछ रिच पेरेंट्स इसे पसंद करते हैं। अगर तुम पुराने ख्यालों के हो और अपने बच्चों को पुराने तरीके से सिखाना चाहते हो तो ये स्कूल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। और रिकाको बोलती है चैस्टिटी और ग्रेटफुलनेस ये वो 2 वर्च्यूज हैं जो अब लगभग खत्म हो चुके हैं, सिवाय यहाँ ओसो एकेडमी के जहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। और बॉयज़ में इन वर्च्यूज़ की कोई वैल्यू नहीं है और सिर्फ लड़कियों को ही ये सिखाया जाता है। और उसके बाद हमें किसी रेयर एंटीक की तरह अमीर और बूढ़े लोगों को बेच दिया जाता है ताकि हम एक अरेंजमेंट जिसे मैरिज कहते हैं उसके ज़रिए आइडियल पार्टनर बन सके। लड़कियों को हम कंपोनेंट्स की तरह डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे पीसेस जिन्हें एक आर्ट वर्क में कन्वर्ट किया जाता है जिसे कहते हैं लेडीज़। ये रफ स्टोन पॉलिश होना चाहते हैं। अगर इन्हें मौका दिया जाए तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे ये उभर कर आ सकती हैं। और इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ के बाद भी इनकी लाइफ प्रिडिक्टेबल और बोरिंग है। और ये सुनकर माकाशिमा बोलता है ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे काम के पीछे इतनी बड़ी फिलॉसफी है। और वह आगे पूछता है तुम्हारा लेटेस्ट पीस क्या तुमने सोचा है कि तुम उसे कहाँ लगाओगी, जिस पर रिकाको बोलती है मैं नहीं जानती, मगर किसी ऐसी जगह जहाँ से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर और इन्फोर्सर्स स्कूल में आए हुए होते हैं और टोटोमी बोलता है हमें अभी तक एक भी सुराग नहीं मिला। और तभी कागारी होलो कॉस्ट्यूम पहनकर आते हुए बोलता है और यहाँ पर एक नई खबर भी है, मुझे लगता है कि यहाँ 2 स्टूडेंट्स और हैं जो गायब हुए हैं। स्कूल ने उनके पेरेंट्स से कॉन्टेक्ट किया मगर वो उनके घर पर भी नहीं है, वो पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। और ये सुनकर टोटोमी बोलता है ये बहुत अजीब है, दोनों ही कैंपस और डोर्म पूरी तरह से लॉक्ड है, एक मिलिट्री फैसिलिटी की तरह। तो क्या उस सस्पेक्ट के लिए विक्टिम को यहाँ से गायब करना पॉसिबल है भी? और गिनोजा बोलता है और उसके ऊपर वो सिर्फ ओसो एकेडमी के स्टूडेंट्स को ही टारगेट कर रहा है। और यायोई बोलती है ये टोउमा का पुराना घोंसला है, शायद वो ऐसी किसी सीक्रेट जगह को जानता है जहाँ से वो सिक्योरिटी को बाईपास कर सके। और ये सुनकर कागारी बोलता है हाँ ये बिल्कुल हो सकता है। एकेडमी कितनी लगभग 100 साल पुरानी तो होगी ही, यहाँ की बिल्डिंग न जाने कितनी बार रेनोवेशन से गुजरी है, इस कारण से इसका ब्लूप्रिंट भी भयानक लगता है। और यायोई बोलती है क्या ऐसा हो सकता है कि सस्पेक्ट की छुपने की जगह यहीं अंदर हो? और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर कोगामी इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, जिसे देखकर अकाने बोलती है मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कर रहे होगे। और कोगामी उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है, तुमने भी रिपोर्ट पढ़ी है ना? जिस पर अकाने बोलती है केमिकल्स के एनालिसिस के बेस पर मुझे ऐसा लगता है कि ये वही 3 साल पुराना सस्पेक्ट है। और कोगामी बोलता है मेरा सोचना बिल्कुल अलग है। और वह आगे बोलता है 3 साल पहले वाला केस एग्जाम्पल के लिए इसे देखो। और ये बोलकर वो 3 साल पुराने विक्टिम की प्रोफाइल दिखाता है और आगे बोलता है ये उन विक्टिम में से एक है, ये एक लोअर हाउस मेंबर था जिस पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा और इस पर झूठी क्राइम कोफिशिएंट रिपोर्ट सबमिट करने का भी इल्ज़ाम है। और बाद में इसने दोबारा से मेजर करवाने के लिए मना कर दिया और जब मीडिया और अपोजिट पार्टी ने इससे क्वेश्चन किया तो इसने बचने के लिए बहाने बना दिए। और उसके बाद इसकी बॉडी मिली जहां इसका सर पूरी तरह से खुला हुआ था और इसका ब्रेन निकाल लिया गया था। इसका हिप्पोकैम्पस यानी ब्रेन का वो पार्ट जो मेमोरीज को स्टोर करता है इसके पीछे घुसा हुआ था। और जैसे सासायामा मारा गया उससे यही पता चलता है कि सस्पेक्ट किसी तरह का मैसेज कन्वे करना चाहता था। उस समय 4 विक्टिम थे, उनकी बॉडी बिल्कुल ही अलग अलग जगह पर मिली। पहली एक होलोग्राफिक एलिमिनेशन के अंदर, दूसरी एक लग्जरी जापानीज स्टाइल रेस्टोरेंट के अंदर, एक जू में और एक स्टेज कॉन्सर्ट के ऊपर। मगर इस समय दोनों ही बॉडी पार्क में मिली। ये सेटअप बहुत ज़्यादा बोरिंग है। और ये सुनकर अकाने बोलती है बोरिंग? और कोगामी बोलता है
मुझे इन दोनों ही मर्डर्स में कोई भी मैसेज नहीं मिला। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और डेविलिश है और किसी आर्ट वर्क की तरह लग रहे हैं, मगर कुछ तो है जो मिसिंग लग रहा है। जिस पर अकाने पूछती है क्या, और कोगामी बोलता है ओरिजिनलिटी। इतने अच्छे ढंग से मर्डर करने के बाद भी वो कल्प्रिट को स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं कन्वे कर पाया। कम से कम वो मुझे तो नहीं दिखे। टोमा कोज़ाबुरो के लिए लोगों को मारना मटेरियल्स को इकट्ठे करने जैसा था। यहाँ तक अभी के मर्डर में ये सेम है, मगर इसके बाद जिस तरह से उनकी बॉडी के ऊपर काम किया गया वो पूरी तरह से अलग है। मेरे दिमाग में सस्पेक्ट की एक पूरी तरह से अलग इमेज है। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसे सिविल सिस्टम ने किसी हाई इनकम जॉब के लिए असाइन किया होगा, मगर उसने वो जॉब यंग एज में छोड़ दी होगी, या वो कोई ऐसा है जो मेंटली यंग है। और ये देखने के बाद कि उनकी बॉडी को सेक्सुअली रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, उससे पता चलता है कि सस्पेक्ट को बचपन में अब्यूज़ नहीं किया गया था। और ये बोलकर वो अकाने से बोलता है इंस्पेक्टर, मुझे बाहर जाने की परमिशन चाहिए। और ये सुनकर अकाने बोलती है मगर मुझे भी तुम्हारे साथ चलना होगा। जिस पर कोगामी बोलता है मैं भी यही कह रहा हूँ। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो रिहेबिलिटेशन सेंटर पहुँचते हैं और ये देखकर अकाने पूछती है ये क्या है। जिस पर कोगामी बोलता है तुम यहाँ पर कभी नहीं आई हो। हाँ, वैसे भी तुम्हारा यहाँ आने का कोई रीज़न भी नहीं बनता। और वो आगे बोलता है एक बार तुम्हें और गीनो को ऐसा लगा कि मैं यूजलेस हो गया हूँ, तब मुझे यहाँ फेंक दिया जाएगा, जहाँ से फिर मैं कभी दोबारा वापस नहीं आ पाऊंगा। और अकाने उससे पूछती है लेकिन हम यहाँ कर क्या रहे हैं। और कोगामी बोलता है अगर मेरा सोचना सही है तो जिस तरह से अभी के केस में बॉडी अरेंज हुई है वो किसी ओरिजिनल वर्क जैसा लग रहा है, तो उसके लिए मैं इस फील्ड के एक्सपर्ट से बात करूँगा। और वो आगे बोलता है यहाँ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिनका क्राइम कोफिशिएंट 300 को पार कर चुका है, उन्हें यहाँ आइसोलेशन में रखा जाता है। इमरजेंसी के केस में पॉइजन गैस रिलीज़ की जाती है, तो ये जगह किसी भी समय एग्जीक्यूशन चेम्बर में बदल सकता है। और ये सुनकर अकाने बोलती है ये तो बहुत डरावना है। और वो रिहेबिलिटेशन सेंटर के और अंदर जाते हैं और कोगामी बोलता है अगर इन्होंने भागने की कोशिश भी की तो डोमिनेटर इन्हें तुरंत ही खत्म कर देगा और मांस के ढेर में कन्वर्ट कर देगा, और कम से कम ये जेल के अंदर जिंदा तो है। और ये बोलकर वो एक डार्क आइसोलेटेड रूम के पास आता है और नॉक करता है, जिसके अंदर से आवाज़ आती है कैसे हो डॉगी, बहुत दिनों बाद मिले। और कोगामी उसे देखकर बोलता है मैं देख रहा हूँ कि तुमने पिछली बार से ज़्यादा ड्राइंग बना ली है। और वो आगे बोलता है मुझे यकीन है कि इन्हें अपने पीठ पर लगाना तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल होगा। जिस पर वो पर्सन बोलता है ऐसा लगता नहीं है, मगर मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। और हम देखते हैं कि उस पर्सन का अपर स्किन पूरी तरह से गायब होता है और वो दिखने में बहुत ज़्यादा ही डरावना लग रहा होता है। और कोगामी उससे पूछता है क्या तुमने न्यूज़ देखी। जिस पर वो पर्सन बोलता है मुझे ऐसी दुनिया की कोई परवाह नहीं है जो आर्ट के बारे में कुछ नहीं समझते। और कोगामी बोलता है मैं ऐसे आर्ट वर्क ढूंढ रहा हूँ जो इन बॉडीज़ की तरह सिमिलर हैं। और ये बोलकर वो उन्हें उन डेड बॉडीज़ की फ़ोटो दिखाते हुए पूछता है पेंटिंग्स, स्कल्पचर, फिल्म, कॉमिक, लिटरेचर, कुछ भी चलेगा। और उन फोटोज़ को देखकर वो बोलता है ये तो सच में बहुत अच्छी हैं, ये बिल्कुल रुइची ओरियो की आर्ट जैसी है। और ये सुनकर कोगामी अकाने से पूछता है तुम्हें ये नाम पता है। जिस पर अकाने बोलती है नहीं। और ये सुनकर वो पर्सन बोलता है लगता है रुइची ओरियो का नाम तक गायब हो चुका है। और वो आगे बोलता है पहले के समय में भले ही आर्ट को हार्मफुल माना जाता था, मगर किसी ने उसे बचाए रखा। और वो आगे पूछता है क्या अब बाहर ऐसा कोई भी नहीं बचा। जिस पर कोगामी बोलता है ऐसे लोग सलाखों के पीछे होते हैं, ठीक तुम्हारी तरह, सिविल सिस्टम के कारण। और ये सुनकर वो पर्सन हंसते हुए बोलता है तुम कितने पत्थर दिल हो। और ये बोलकर वो उसे रुइची ओरियो की आर्ट को दिखाते हुए बोलता है देखो क्या ये सेम नहीं है। मेरे स्टोर में भी ये बहुत ज़्यादा महंगी बिकती थी, क्योंकि ये कोई सुपरफिशियल ट्रेंडी आर्ट नहीं है, बल्कि इनमें कुछ फंडामेंटल थीम्स होते हैं। और ये देखकर कोगामी बोलता है थैंक्स, तुमने हमारी काफ़ी मदद कर दी। और वो अकाने से बोलता है इन्वेस्टिगेशन मटेरियल चेक करते हैं, क्या ये ओरियो रुइची के कारण हुआ है। जिस पर अकाने बोलती है एक स्टूडेंट है ओशो एकेडमी में जिसका लास्ट नेम भी यही है। और वो उसके बारे में रिसर्च करते हुए हैरानी से बोलती है मिस्टर कोगामी वो ब्लड रिलेटेड है। और तभी सीन कट हो जाता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि टोटोमी होलो कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ की लड़कियों से पूछताछ कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि कोगामी जो इस केस से बाहर रखा गया था स्कूल में आता है और उसे देखकर टोटोमी बोलता है कोगामी। और ये बोलते हुए वो अपना होलो कॉस्ट्यूम ऑफ करता है और उसके असली रूप को देखकर वहाँ की लड़कियां डर जाती है और चिल्लाने लगती है, जिसके कारण गिनोजा का ध्यान उनकी तरफ जाता है और वो देखता है कि कोगामी स्कूल के अंदर घूम रहा है। और वो बोलता है बेवकूफ। और ये बोलकर गिनोजा कोगामी के सामने खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ अकाने आ जाती है और बोलती है मिस्टर गिनोजा प्लीज मेरी बात सुनिए, सस्पेक्ट स्टूडेंट्स में से एक है। और कोगामी आगे बढ़ने लगता है
तभी वहाँ के एक टीचर आकर उससे बोलते हैं, आखिर तुम कर क्या रहे हो? हमने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि तुम्हें ध्यान से इन्वेस्टिगेशन करनी है ताकि स्टूडेंट्स के बीच पैनिक ना हो। और हम देखते हैं कि कोगामी उसकी कोई बात पर ध्यान नहीं देता और वो आर्ट रूम में आता है जहाँ वो देखता है कि रिकाको पेंटिंग कर रही होती है और उसे देखकर वो बोलता है, तुम ओरियो रिकाको हो, है ना? जिस पर रिकाको बोलती है, क्या तुम्हें कुछ काम है? और कोगामी अपना डोमिनेटर निकालकर उस पर एम करता है और आवाज आती है, क्राइम कोफिशिएंट 427, इन्फोर्सर मोड, लीथल एलिमिनेटर, टारगेट पर केयरफुली एम कर एलिमिनेट करो। और उस गन को एक स्टूडेंट पर तने हुए देखकर वो टीचर उसे रोकते हुए बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? और इसी का फायदा उठाते हुए रिकाको दूसरे दरवाजे से बाहर भाग जाती है और कोगामी उस टीचर से अपना हाथ छुड़वाकर रिकाको का पीछा करने लगता है। और जब वो टीचर उसे दोबारा रोकने की कोशिश करता है तभी वहाँ टोटोमी आकर उसे पकड़ लेता है और वो टीचर बोलता है, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? वो एक बच्ची है। जिस पर टोटोमी बोलता है, मास्टर जी, आजकल हमारे पास जुवेनाइल लॉ सिस्टम नहीं है। और यहाँ हम देखते हैं कि रिकाको भागते हुए स्टूडेंट्स की भीड़ में छुप जाती है और कोगामी उसे ढूंढने लगता है। और हम देखते हैं कि स्टूडेंट का फॉर्म लेकर गूसंग उसकी मदद करता है। जिस पर रिकाको बोलती है, थैंक्स, क्या मिस्टर माकाशिमा ने तुम्हें भेजा है? जिस पर गूसंग बोलता है, हाँ। और हम देखते हैं कि गिनोजा नेविगेटर में बोलता है, एकेडमी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दो, हमारे पास जितने भी ड्रोन्स हैं सबको काम पर लगा दो। और हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स के बीच हलचल मच जाती है कि आखिर स्कूल में हो क्या रहा है। और टीचर उन्हें इन प्रॉब्लम से दूर रखने के लिए रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर मीका आती है और जो पेंटिंग रिकाको बना रही थी उसे देखकर पहचान लेती है कि ये योशिका और कागामी की पेंटिंग है और वो हैरान रह जाती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि इन्फोर्सर्स और इंस्पेक्टर्स सीसीटीवी देख रहे होते हैं और गिनोजा बोलता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हम एक छोटी सी लड़की को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और कागारी बोलता है, सभी आने जाने के रास्ते पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई है, मगर हमें नहीं पता कि अगर वो यहीं पर छुपी हुई है तो, क्योंकि यहाँ छुपने की बहुत सारी जगहें हैं। और कोगामी यायोई से बोलता है, सभी पुराने वीडियोस को चेक करो और सिर्फ रिकाको के क्लिप्स को ढूंढो। जिस पर यायोई बोलती है, अगर हमें हेडक्वार्टर लैब से सपोर्ट मिल जाए तो इस तरह का इमेज सर्च बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और ये सुनकर कोगामी बोलता है, ठीक है, करो। और गिनोजा कोगामी से पूछता है, तुमने कहा रुइची ओरियो, आखिर तुम्हें उस आर्टिस्ट के बारे में कहाँ से पता चला? और अकाने बोलती है, ओरिजिनलिटी है ना मिस्टर कोगामी? और उसे सुनकर गिनोजा पूछता है, क्या? जिस पर अकाने बोलती है, नए केस में सस्पेक्ट जो मैसेज भेज रहा था वो काफ़ी बोरिंग थे, तो हमने प्रोफाइलिंग के जरिए इसे ढूंढा। और ये सुनकर वो कोगामी से पूछता है, कोगामी, क्या तुम्हें शुरुआत से ही पता था कि ये दोनों मर्डर्स टोउमा कोजाबुरो ने नहीं किया है? और कोगामी बोलता है, इस बार के सस्पेक्ट ने बॉडी को एग्जिबिट करने के लिए सिर्फ ऐसी जगह चुनी जहां पर लोग उसे देख सकें। टोउमा कोजाबुरो कभी भी एक पार्क में 2 बार नहीं जाएगा। जिस पर गिनोजा बोलता है, फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सब रिकाको ओरियो ने ही किया है। जिस पर कागारी बोलता है, किसी भी हाल में हम उसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसका कॉफिशिएंट बहुत ज़्यादा हाई है ना? और यायोई बोलती है, इमेज रिसर्च पूरा हुआ है, स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। और इमेजेस को देखते हुए टोटोमी बोलता है, लगता है ये लड़की बहुत ज़्यादा ही फेमस है, उसके फॉलोअर्स हमेशा उसके साथ घूमते रहते हैं। तभी कोगामी उसकी एक फ़ोटो को देखते हुए बोलता है, ये कैमरा कहाँ है? जिस पर यायोई बोलती है, ये गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटी है डोर्म के पीछे। और ये सुनकर कागारी बोलता है, ये ऐसी जगह पर क्या कर रही है? और तभी कोगामी वहाँ के लिए भागता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सभी इंस्पेक्टर और इन्फोर्सर्स वहाँ पहुँचते हैं और कोगामी एक सीक्रेट जगह को नोटिस करता है जो कि फेक हॉलो के जरिए छुपाई हुई होती है। और सभी उसके अंदर जाते हैं और वहाँ पर रिकाको के विक्टिम्स को देखते हैं। और तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि माकाशिमा स्कूल में ही बैठकर इन्फोर्सर्स और इंस्पेक्टर्स के बीच की रिकॉर्डिंग को सुन रहा होता है, जहाँ पर गिनोजा कोगामी से पूछता है, क्या तुम्हें शुरुआत से ही पता था कि टोउमा कोजाबुरो ने ये मर्डर नहीं किया है? और वो कन्वर्सेशन सुनते हुए माकाशिमा कोगामी पर जूम करता है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आती है और उसे कान में ईयरफोन लगाकर कुछ सुनते हुए देखकर पूछती है, मिस्टर शिबाटा, क्या आपको म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है? जिस पर माकाशिमा बोलता है, हाँ, मैं हमेशा ही नए आर्टिस्ट को खोजता रहता हूँ, मुझे नए टैलेंट को देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और तभी वहाँ पर एक और टीचर भागते हुए आती है और बोलती है, प्रिंसिपल मैम, अकेडमी में एक और बॉडी मिली है। और ये सुनकर प्रिंसिपल वहाँ की तरफ भागती है और यहाँ माकाशिमा सिस्टम को हैक करके सारी रिकॉर्डिंग्स को डिलीट कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन विक्टिम्स की बॉडी को लेकर जाया जा रहा होता है और मीका हैरानी से देख रही होती है। तभी यायोई उसके पास आती है और बोलती है, तुम उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी, है ना? और ये सुनकर मीका पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? जिस पर यायोई बोलती है, तुम्हारे चेहरे को देखकर। और मीका बोलती है, कुछ ऐसा था
जो मैं कागामी को बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। वो योशिका के लिए बहुत ज़्यादा वरीड थी। वो ये पता लगाना चाहती थी कि उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या हुआ। मैं ही वो थी जिसने उसे रिकाको से पता करने के लिए कहा, और वो रोते हुए बोलती है, मुझे उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ, जैसे मैंने ही उसका खून किया हो। और ये सुनकर यायोई बोलती है, रो लो, नहीं तो तुम्हारा ह्यू क्लाउडी हो जाएगा। और दूसरे सीन में गिनोजा कोगामी से बोलता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें समझ नहीं आ रही है। पहला रिकाको ओरियो का एस्केप रूट, और दूसरा बेसमेंट के अंदर वो इक्विपमेंट्स। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक हाई स्कूल की लड़की खुद से ये सब कर सके। कुछ तो चल रहा है। और तभी कोगामी हैरानी से बोलता है, ये काफ़ी अजीब है, कुछ डेटा डैमेज हो गए हैं। जब पहले यायोई ने इन्हें सर्च किया था तब ये सारे ठीक थे। और वह आगे बोलता है, लगता है कि सारे डैमेजेस सिर्फ आर्ट रूम वाले सीसीटीवी कैमरे में हुए हैं। और वह आगे बोलता है, हम थोड़े से साउंड को रिस्टोर कर पाए हैं। और ये बोलकर वो ऑडियो को प्ले करता है जिसमें हम माकाशिमा और रिकाको का ऑडियो सुनते हैं, जहां माकाशिमा रिकाको से पूछता है, तुम अपने सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट्स को ही क्यों चुनती हो। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गूसंग रिकाको की भागने में मदद कर रहा होता है, और रिकाको गूसंग से पूछती है, क्या ये सही रूट है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वो देखती है कि गूसंग वहाँ से गायब हो चुका होता है, और ये देखकर वो हैरान रह जाती है। और तभी उसे माकाशिमा का कॉल आता है जिसमें वो बोलता है, ये सब खत्म होने से पहले मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। क्या तुम्हें ये रियलाइज़ है तुमने मुझे कितना डिसअपॉइंट किया है। और ये सुनकर रिकाको पूछती है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो। जिस पर माकाशिमा बोलता है, अगर तुम्हें इसका रियलाइजेशन नहीं है तो तुम इसके बारे में सोच भी नहीं पाओगी। जैसा मैंने सोचा था, ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो सकती। ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। पहले मुझे लगा था कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और ये सुनकर रिकाको बोलती है, मिस्टर माकाशिमा, आखिर आपका मतलब क्या है। और माकाशिमा बोलता है, मुझे लगता है कि ये लाइन टोमोरा की है। तो क्या मुझे मेरे प्यारे बेटे से उसकी फ़ी छीन लेनी चाहिए। नहीं, उन्हें उनके लस्ट को सेटिस्फाई करने दो। और ये बोलकर वो फ़ोन को कट कर देता है, और हम देखते हैं कि वहाँ से सिग्नल गायब हो चुका होता है। और पहली बार हम रिकाको को डरा हुआ देखते हैं। और माकाशिमा बोलता है, हंट शुरू करो। और यहाँ हम 2 रोबोटिक डॉग्स को देखते हैं जो रिकाको को ढूंढ रहे होते हैं, और रिकाको उनसे डरकर भागने लगती है। दूसरी तरफ हम उसी पर्सन को देखते हैं जिससे पिछले एपिसोड में माकाशिमा बात कर रहा था, जो किसी चीज़ के लिए तैयार हो रहा होता है, और वो गुनगुना रहा होता है। और हम सुनते हैं कि उसके गुनगुनाने की आवाज़ रिकाको भी सुन पा रही होती है। और जैसे ही रिकाको आगे बढ़ती है तभी उसका पैर एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है, जिससे उसका पैर पूरी तरह से अलग हो जाता है, और वो दर्द के मारे जोर से चिल्लाते हुए ज़मीन पर गिर जाती है। और फ़ोन उठाकर अपने पिता रुइची ओरियो को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर वहाँ कोई भी सिग्नल नहीं होता। तभी रोबोटिक डॉग आता है और अपने टेल के एक स्ट्राइक से उसके हाथ को काट देता है, जिससे खून फर्श पर फैल जाता है, और रिकाको बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। और तभी उसके सामने वही पर्सन एक शॉटगन लेकर आता है और उसकी तरफ एम करता है। और ये देखकर रिकाको बोलती है, जब मिस्टर माकाशिमा का मन तुमसे भर जाएगा तो तुम भी फेंक दिए जाओगे। जिस पर वो पर्सन बोलता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बोलकर वो शॉटगन का ट्रिगर दबाता है, जिससे रिकाको का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है और वो सीधे पानी में जाकर गिरता है। और गूरसंग माकाशिमा से पूछता है, क्या ये ठीक है, क्या तुम उसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। जिस पर माकाशिमा बोलता है, अब मुझे उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉय मिल गया है। और वो गूसंग से बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करो। पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो से जो आदमी आज दोपहर को अकेडमी में आया था, वो शायद एक इन्फोर्सर है। ऐसा लगता है कि उसका नाम है कोगामी। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं।